पिछली क्लास में हमने ईंधन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा ईंधन की विशेषताओं के बारे में। हमने आपको बताया कि ईंधन को किस हिसाब से हम ठोस ईंधन में प्राकृतिक स्रोत के आधार पर साथ साथ उपयोग के आधार पर ईंधन को वर्गीकरण करते हैं। लेकिन उसके बाद ईंधन पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर बात करना जरूरी है। साथ साथ में हमें पहले देखना होगा कि ईंधन में दहन क्षमता क्या होती है। ईंधन की दहन क्षमता क्या होती है। कोई भी ईंधन जलता है तो उसमें जलने की अपनी अपनी अलग अलग तरीके से जलता है। जैसे अगर माचिस की तीली रहते हैं उसको जला देते हैं। कुछ होता है जैसे फास्फोरस कमरे के ताप पर स्वतः जल उठता है। कभी कभी आपने देखा होगा अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग भीषण आग लग गई, ये कहीं ना कहीं दहन के ही कारण होते हैं। अब उस दहन को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। और ये दहन है क्या, जिस शब्द का हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं, आखिर में दहन है क्या। तो दहन एक रासायनिक अपक्रिया है। हम कह सकते हैं कि रासायनिक ऑक्सीकरण अपक्रिया, जिसमें कोई भी ईंधन जलता है तो ईंधन जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। और हमने आपको बताया भी कि कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ में जलवाष्प उत्सर्जित करता है। लेकिन ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या, हमने आपको बताया कि ऑक्सीकरण वो अपक्रिया होती है जो पदार्थ ऑक्सीकरण अपक्रिया करते हैं वो अपचायक कहलाते हैं। तथा ऑक्सीकरण अपक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से रासायनिक अपक्रिया करके सहयोग करता है, लेकिन जो दूसरा पदार्थ होगा उस पर ऋण चिन्ह होगा। मतलब पहला पदार्थ धनात्मक दूसरा नेगेटिव होगा। मतलब ऑक्सीजन को अपनाया जाता है। जैसे हमने आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम NaCl का, हमने बताया था कि NaCl एक नमक का बनना एक रासायनिक अपक्रिया है। सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो रासायनिक अपक्रिया, क्लोरीन पर ऋण चिन्ह होता है, सोडियम पर पॉजिटिव चिन्ह होता है। मतलब इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट को, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह के हैं, क्योंकि इनके जो विपरीत आवेश है, सोडियम पर धनात्मक और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, जब ये एक दूसरे से संपर्क करेंगे तो NaCl बनाएगा। इसमें क्लोरीन पर जो नेगेटिव आवेश था और सोडियम पर पॉजिटिव आवेश था, इन दोनों जब आपस में मिले तो प्लस और पॉजिटिव पास पास में आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास में आ गए। मतलब इसमें ऋणात्मक चिन्ह को अपनाया गया। ऐसी अपक्रिया जिसमें नेगेटिव चीजों को अपनी ओर जोड़ा जाता है ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। तो ईंधन एक ऑक्सीकरण अपक्रिया, लेकिन ईंधन जलने पर ऑक्सीकरण अपक्रिया तो है, ऊष्मा भी उत्सर्जित करेगा। लेकिन क्या सभी ऑक्सीकरण अपक्रियाएं ईंधन कह सकते हैं कि वो एक दहन की प्रक्रिया होती है। मतलब जो ईंधन जब जलते हैं जिनकी दहन की प्रक्रिया होती है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। और ये रासायनिक प्रक्रिया किस टाइप की, तो हम कहते हैं ऑक्सीकरण प्रक्रिया टाइप है। लेकिन हम क्या ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी ऑक्सीकरण प्रक्रिया होंगी सभी ईंधन की दहन की प्रक्रिया के बराबर होंगी? नहीं, क्योंकि जब नमक बनता है तो कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती। वही जब मैग्नीशियम से ऑक्सीजन मिलती है तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है इसमें प्रकाश भी होगा और ऊष्मा भी होगी। तो ये रासायनिक अपक्रिया या ये ऑक्सीकरण अपक्रिया तो दहन अपक्रिया है, लेकिन ये ऑक्सीकरण अपक्रिया दहन अपक्रिया नहीं। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि सभी दहन अपक्रियाएं, जितनी भी दहन क्रियाएं होती हैं, वो ईंधन के जलने की जो प्रक्रिया है जिसे हम दहन प्रक्रिया कहते हैं, वो सभी ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। लेकिन सभी ऑक्सीकरण प्रक्रिया दहन प्रक्रिया होगी ऐसा कह पाना संभव नहीं है। अगर वो प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करती है तो वो ऑक्सीकरण प्रक्रिया भी दहन प्रक्रिया होगी। मतलब जो दहन है उसकी सभी रूप तो ऑक्सीकरण होंगे, ये सभी ऑक्सीकरण कहलाएंगे। मतलब दहन की प्रक्रिया एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया। कभी अगर प्रश्न पूछा जाए कि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, उसमें दे दे कि निम्न रासायनिक प्रक्रिया ऑक्सीकरण, अपचयन, और दूसरी तरीके से दे दे तो आप बताएंगे रेडॉक्स अपक्रिया, तो आप बताएंगे कि दहन जो है एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है। लेकिन सभी ऑक्सीकरण अपक्रियाएं दहन प्रक्रियाएं? नहीं, ये गलत है। दहन ऑक्सीकरण हो सकती है लेकिन सभी ऑक्सीकरण दहन होना मुश्किल। इसे दहन को समझाने को छोटा सा एक प्रयास था। इसी में आप देखेंगे कि दहन को हम कई अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। किसी भी कम्बशन, इसको अंग्रेजी में कम्बशन बोलते हैं। जब हम कम्बशन की बात करते हैं तो कम्बशन को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया कि कोई भी ईंधन है, जैसे लकड़ी कोयला है, बड़ा धीमे धीमे जलता है। वहीं अगर आप गैस की बात करो एकदम, अगर आप किसी कमरे में गैस को खुला छोड़ दो, इसके बाद उसमें माचिस लगाओ, पूरा आग कर लेगी। या माचिस की तीली हो, पटाखों का फटना हो, ये दहन को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया। वो अपनी सुविधा अनुसार विभाजित किया गया कि कोई भी ईंधन किस हिसाब से चलता है, वो कब तीव्र दहन करेगा, कब मंद करेगा, कब स्वैच्छिक करेगा या कब अपूर्ण दहन करेगा। तो ईंधन को विभाजित किया गया एक तीव्र दहन में, मतलब रैपिड कम्बशन। तीव्र दहन का अगर आप उदाहरण देखना चाहते हैं तो तीव्र दहन में आप समझ सकते हैं कि जैसे माचिस का जलना, पटाखों का फटना। वही जब मंद दहन की बात करते हैं तो मंद दहन आप आसानी से समझ सकते हो, लकड़ी या कोयले का जलना, स्लो कम्बशन। और स्वैच्छिक दहन स्पॉन्टेनियस कम्बशन,
जैसे फास्फोरस है, कमरे के ताप पर स्वतः जल उठती है। हाइड्रोजन वायु के संपर्क में आकर स्वतः जल उठती है, तो स्वैच्छिक दहन हो सकता है। अपूर्ण दहन, कुछ चीजें होती हैं जो अपूर्ण ऑक्सीकरण क्रिया करती हैं, मतलब पूरी तरीके से नहीं जल पाती। जैसे कोयला है, कोयला को आप जलाओ तो जल तो जाएगा, उष्मा भी उत्सर्जित करेगा, लेकिन कुछ राख बचेगी और अद्वितीय ईंधन के रूप में बना रहेगा। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं, जैसे खासकर पीट कोयला होता है, जो तीव्र दहन होता है ये अचानक जल उठता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाना, जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आया अचानक जल उठेगा। तो तीव्र दहन के जैसे माचिस का जलना, पटाखों का फटना। जब हम मंद दहन की बात करेंगे तो मंद दहन स्लो कम्बशन में हम देखेंगे, जैसे कि पेट्रोल या कोयला जलता है। स्वैच्छिक दहन की बात करोगे आप तो ये अपनी इच्छा अनुसार, कभी जैसे इसको ऑक्सीजन के संपर्क में आया जल उठेगा, जैसे हाइड्रोजन है। अपूर्ण दहन कोयला या पेट्रोल, ये अद्वितीय ईंधन के रूप में बने रहते हैं। जो स्वैच्छिक दहन है, इसमें स्वैच्छिक दहन में हम लिक्विड हाइड्रोजन को भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आया स्वतः आग लग गई। जैसे कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है, जंगलों में आग एक टेम्परेचर के कारण लगती है, उनमें एक ऐसा ताप उत्सर्जित हो जाता है जिससे कि वो उनके इग्निशन टेम्परेचर प्रज्वलन ताप के बराबर हो जाता है, तब जंगलों में आग लग जाती है। ठीक है, तो कम्बशन हो गया, दहन हो गया। अब हम इस पर कुछ प्रश्न देखेंगे, जितने भी अभी तक ईंधन पढ़ा उस पर प्रश्न देखेंगे, इसके बाद पेट्रोलियम कोयला को अलग अलग पढ़ेंगे। तो जो हम प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन, कौन नेचुरल फ्यूल है? कोल गैस, कोक, टार, पेट्रोलियम। जो कोल गैस होती है ये कोयला खदानों में पाई जाती है। ऐसे स्थान जहां पर कोयला की खदानें होती हैं, जैसे कि झारखंड है, झारखंड में जो कोयला खदानें होती हैं, उन कोयला खदानों में जो हम जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, जब जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो कोल गैस होती है वो वायु की अनुपस्थिति में जब हम कोयले को गर्म करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में जब हम कोयले को गर्म करते हैं तो कोल गैस प्राप्त होती है। इस कोल गैस में एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, साथ साथ में जलवाष्प और हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन प्लस जलवाष्प होती है। इनका संगठन याद रखना, ये पूछा गया है कई बार। बस हम सब संगठन पर बात करेंगे, जब हम बात करेंगे जब वाटर गैस की हो या प्रोड्यूसर गैस हो या कोल गैस हो, इन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम कोल गैस ऑप्शन में आए तो देखना जरूरी है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन है, नेचुरल। हमने आपको बताया था प्रकृति की उपस्थिति के आधार पर प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। तो हमने बताया कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन है, नेचुरल में कौन से ईंधन पाए जाते हैं। तो उसमें देखा कोक, कोल गैस, टार, पेट्रोलियम। तो ना तो कोल गैस प्राकृतिक ईंधन है, क्योंकि कोल गैस को भी मशीन की मदद से उत्पन्न किया जाता है। कोयला प्राकृतिक ईंधन है, क्योंकि कोयला जो है कहीं ना कहीं हमें प्रकृति में मिला है, जीवाश्म के रूप में मिला है। पेट्रोलियम हमें जीवाश्म के रूप में मिला है। कोयला या कोल गैस या कोक, ये दोनों प्राकृतिक ईंधन नहीं है। जब जो खदानें कोयले से भरी होती हैं, उनमें जब हम वायु की अनुपस्थिति में उनमें दहन करते हैं, उनको गर्म करते हैं, उनमें हीट प्रोवाइड करते हैं, तो एक अलग सी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इस ऊष्मा को हम कोल गैस कहते हैं। जब कोयला का अलग अलग शोधन प्रक्रिया से अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, जो कोयले का सबसे सूक्ष्म, जो सबसे निम्न अवस्था पाई जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो सेल होते थे, बड़े वाले सेल, 3 सेल वाली जो टार्च आती थी, उस सेल को अगर हम फोड़ते तो एक लंबी राड निकलती थी। उस लंबी राड को, जो उसकी चूर्ण अवस्था होगी, जब उसको तोड़ लेंगे तो जो चूर्ण मिलेगा वो चूर्ण ही कोक होता था। तुमने कोल गैस देखा कि कोल गैस क्या था? ये कोयला खदानों में वायु की अनुपस्थिति में जब कोयले को हम गर्म करते हैं, कोयले पे हीट प्रवाहित करते हैं, तो हमें कोल गैस मिलती है। इसी कोल गैस के बाद हमने बताया कि कोयला खदानों से हमें कोक मिलता है। तो कहीं ना कहीं सिंथेटिक मेथड है, ये कृत्रिम प्रयोगों द्वारा हम कोल गैस और कोक का प्रयोग करेंगे। टार, आप लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट में जो सफेद सफेद आसपास जो राख होती है उसको हम टार बोलते हैं। जिससे आपने प्रचार भी देखा होगा कि ज्यादा फेफड़ों को निचोड़ा गया तो इतनी मात्रा में टार निकला, जो सिगरेट तंबाकू का प्रचार करते हैं उसमें आपने देखा होगा। जबकि टार जो होता है वो सिगरेट में ही पाया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं सिंथेटिक है, ये भी कृत्रिम रूप से बनाया गया। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन, हमने बताया था कि प्राकृतिक ईंधन में प्राथमिक ईंधन में पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम एक प्राथमिक ईंधन है। तो पेट्रोलियम अगर प्राथमिक ईंधन है तो प्राथमिक ईंधन को हमने प्राकृतिक स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया था। अर्थात निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो निम्नलिखित में पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है। कोल गैस बताया कोयले खदानों से कृत्रिम रूप से उत्सर्जित की जाती है। कोक भी कोयला खदानों से। टार ये भी सिंथेटिक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जिसे हम सिगरेट वगैरह में प्राप्त करते हैं। इसके बाद और क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मानव निर्मित है? ऐसा कौन सा ईंधन है जिससे मनुष्य ने बनाया? तो देखो कोयला भी प्राकृतिक ईंधन है। अगर प्राकृतिक स्वरूप के आधार पर देखो, वैसे देखो तो ठोस ईंधन है।
तो कोयला को अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे प्राकृतिक ईंधन भी है या प्राथमिक ईंधन भी है, साथ साथ जीवाश्म ईंधन भी है। जीवाश्म ईंधन के अलावा इसकी अवस्था ठोस अवस्था होती है। तीनों हो गया। उपयोग के आधार पर तो इसका उपयोग घरों में किया जाता है, इंजन के रूप में भी किया जाता था अब, लेकिन घरों में ही प्रयोग किया जाता है, या बिजली उत्पादन में किया जाता है। तो कोयला का जितना भी वर्गीकरण था हमने बता दिया। अभी कोयला पढ़ेंगे तो और बात करेंगे। तो कोयला जो है मानव निर्मित है, गलत है, क्योंकि कोयला जीवाश्मों के रूप में प्रारंभ से पाया जाता है। गोबर गैस, इस पर विचार करेंगे कि गोबर गैस क्या मानव निर्मित है, क्योंकि गोबर तो मानव निर्मित नहीं है, लेकिन गोबर गैस क्या मानव निर्मित है, अभी आगे बात करेंगे। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल बिल्कुल, जहां तेल कुएं वगैरह पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि कच्चे तेल को आप बना सकते, कच्चा तेल जहां पाया जाएगा वहीं पाया जाएगा। जैसे असम डिगबोई में कच्चा तेल मिलेगा तो मिलेगा, अमेरिका और ईरान और इराक में अगर तेल मिलेगा तो मिलेगा। भारत में सोचो कि कानपुर में तेल मिल जाए तो नहीं मिलेगा, कच्चा तेल मिलना मुश्किल है। तो कच्चा तेल प्राकृतिक स्रोत है, ये जीवाश्मों से ही प्राप्त किए जाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। प्राकृतिक गैस, अरे प्राकृतिक उसके आगे ही लगा कि प्राकृतिक गैस, तो मानव निर्मित कैसे हो सकता है। प्राकृतिक गैस को हमने दो भागों में विभाजित किया था, एक सीबीजी और सीएनजी, कंप्रेस्ड बायोगैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस भी एक नेचुरल गैस है, ये आप कह सकते हैं कि प्राथमिक ईंधन है। कोयला, कच्चा तेल, ये सभी कहीं ना कहीं हमें प्रकृति ने पहले दे रखे, ये परंपरागत स्रोत है। अब अगर हम गोबर गैस की बात करते हैं तो गोबर गैस का निर्माण सबसे पहले गोबर गैस की खोज एचवी देसाई ने की। एचवी देसाई ने गोबर गैस की खोज की। साफ सी बात है कि एचवी देसाई ने की तो ये मानव निर्मित गैस है, तो गोबर गैस मानव निर्मित गैस है, याद रहेगा। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, आप आराम से गोबर गैस पे टिक कर सकते थे। गोबर गैस बनती कैसे, तो हमने बताया था कि जो मेथेन या गोबर वगैरह होता है वो कई वर्षों तक, जब उसको या 1-2 वर्ष तक अगर आप किसी गड्ढे वगैरह में बंद करके रख देते हैं तो उसी से हम गोबर गैस बना सकते हैं। उसी में जो मेथेन गैस उत्पन्न होती है, उसी कहीं ना कहीं मीथेन गैस का प्रयोग हम लाइट जलाने वगैरह में करते हैं। सीवीजी के रूप में करने लगे खाना बनाने में। मीथेन गैस का प्रयोग हम पहले घरों में कर लेते थे, गिलास में पहले गोबर रखते थे, फिर उसमें सेल रखते थे, फिर उसमें तार जोड़ लेते थे, छोटी छोटी लाइटें जल जाती थी। तो गोबर गैस का जो सबसे पहले खोज की वो एचवी देसाई ने की, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा कह सकते हैं कि ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, एनर्जी उत्पन्न करते हैं, ऊष्मादायक कहलाएंगे, ज्वालक कहलाएंगे, कोयला कहलाएगा, ईंधन। देखो कोयला भी ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ईंधन भी उत्पन्न करेगा, लेकिन जब ईंधन की बात करोगे या कोयले की बात करोगे तो सिर्फ कोयला को डिफाइन कर पाएंगे, जबकि ईंधन की बात करोगे तो कोयला भी आ जाएगा, पेट्रोल भी। पेट्रोल जलने पर ऊष्मा उत्सर्जन नहीं करेगी, गैस जलने पर ऊष्मा उत्सर्जन नहीं करेगी, तो इसीलिए ईंधन पर टिक करेंगे। वैसे ऑप्शन कोयला भी ठीक है, अगर ईंधन ना दिया होता और कोई दे देता तो कोयला ठीक था। तो ऊष्मादायक भी गलत है। ऊष्मादायक ये कुछ नहीं होता, सिर्फ एक शब्द है जिनका प्रयोग किया गया है, ज्वालक, इनका भी शब्द का प्रयोग किया गया। ज्वालक पदार्थ होते हैं, वो ज्वालक पदार्थ होंगे, वो भी कहीं ना कहीं ईंधन होंगे। तो ईंधन ऐसे पदार्थ है जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, कोयला ऐसा पदार्थ है जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रायिकता इसकी 100% है, इसकी प्रायिकता 100 से भी अंदर आ जाती है, क्योंकि ईंधन में जब वर्गीकरण करते हैं तो ईंधन के अंदर कई चीजें आती हैं, कोयला भी, पेट्रोल भी, गैस भी। तो कोयला भी सही है, ईंधन भी सही है। अगर दोनों ऑप्शन दिए होते तो दे देता कि सी और डी, तो सी और डी टिक कर देते, लेकिन 4 ही ऑप्शन है तो कोयला को ना करके ईंधन को हम टिक करेंगे। इसके बाद 10 नंबर में बात करेंगे ठोस ईंधन का नकारात्मक पक्ष, नेगेटिव पॉइंट क्या है इनका। इनमें कुछ तो गुण, अब गुण होंगे। सॉलिड ईंधन का हमारे हिसाब से सबसे जो ये जलने पर राख ज्यादा छोड़ता है। अब प्रश्न देखते हैं, समझ देखते हैं क्या क्या है कि ऊष्मा का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है, बिल्कुल हकीकत है, सॉलिड में ऊष्मा का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। साथ साथ में दहन से राख उत्पन्न होती है, बिल्कुल, लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, राख बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है, कई 60 से 70% राख होती है। दहन को नियंत्रित करना कठिन है, बिल्कुल सही। एक बार अगर आपने कोयले में आग लगा दी तो नियंत्रित करने के लिए जितना कोयला जलाएंगे ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, उससे ज्यादा उसकी ऊष्मा नष्ट हो जाएगी। उसको बुझाने के लिए पानी डालो तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, धुआं निकलेगा, प्रदूषण होगा। तो कहीं ना कहीं दहन को नियंत्रित करना भी कठिन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी। जंगलों में आग लग जाती है, बड़ा मुश्किल में नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि गैस वगैरह में अगर आप ईंधन जलाते हो, गैस जलाते हो, आपने चालू की, गैस चालू हो गई, अब नियंत्रित करना तुरंत आपने रेगुलेटर बंद किया। कोयले या ठोस ईंधन को हम किसी एक यंत्र वगैरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो ऐसे 3 टन जो कोयला जलाओगे तो मात्र कहीं जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी उतनी 1 ग्राम यूरेनियम से उत्पन्न हो जाती है, 1 ग्राम यूरेनियम से। अब 1 ग्राम यूरेनियम जो कि बहुत अच्छा ईंधन है, उसको नियंत्रित करने के लिए सिर्फ हम नाइट्रोजन को मंदन के रूप में या भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे भारी जल को आपने प्रवाहित किया, जल यूरेनियम का जलना कम हो गया। अब कोयले को नियंत्रित करना है तो कोयलों को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है, तो दहन को नियंत्रित करना कठिन है। दहन से राख उत्पन्न होती है, ऊष्मा का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक रूप से प्रमुख ठोस ईंधन लकड़ी, कोयला, ये दोनों। तो प्रमुख ठोस ईंधन दोनों हमने बताया, लकड़ी, कोयला हो, चारकोल हो। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है?
कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन या जल गैस। देखो जल गैस क्या होती है? रक्त तत्व कार्बन, जिसे हम कोयला बोलते हैं। जब रक्त तत्व कार्बन पर वाटर प्रवाहित किया जाता है, जल प्रवाहित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जल गैस का निर्माण होता है। जल गैस में जो संगठक कण है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, साथ साथ में H2 हाइड्रोजन होता है। इन पर हम बात करेंगे दोबारा। पेट्रोलियम हम बता चुके कि जीवाश्म ईंधन है। कोयला ये भी जीवाश्म है, प्राकृतिक है। तो नाइट्रोजन ये गैस होती है, इसका ये प्राकृतिक ईंधन नहीं है, इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिंथेटिक मेथड से बनाया गया है। तो जीवाश्म ईंधन नहीं है नाइट्रोजन, जबकि जल गैस जो है वो भी इन्हीं जीवाश्म ईंधनों से मिलकर बनती है। क्योंकि जब तक कार्बन या कोयले पर जब हम वाटर प्रोवाइड करते हैं, जो खदानें वगैरह होती हैं, वो का टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है। उस टेम्परेचर पर जब हम पानी प्रोवाइड करते हैं तो एक अलग से गैस उत्सर्जित होती है। या कोयला गर्म हो, उस पर आप पानी डालो, जो धुआं उठता है ना, वही कहीं ना कहीं जल गैस है, वाटर गैस। उसको अगर आप नियंत्रित कर सकते हो किसी पात्र में तो वही वाटर गैस है। वाटर गैस का प्रयोग कई जगह किया जाता है, उन सब पर हम बात करेंगे। ये सभी प्रश्न थे जितने की प्रश्न आज तक ईंधन से संबंधित पूछे गए। जब पेट्रोल पढ़ेंगे तो पेट्रोल पर क्या क्या पूछे गए, डीजल पर क्या क्या पूछे गए, उन सब पर बात करेंगे। जैसे कोल गैस की बात करते हैं तो कोल गैस का थोड़ा अपना इतिहास रहा है। कोल गैस ऐसा मजाक नहीं कोई कि आजकल से चलता हो। 1910 और 18 में सबसे पहले लंदन की गलियों में 1918 लंदन की गलियों में स्ट्रीट लाइट के रूप में कोल गैस का प्रयोग किया गया। हमने आपको बताया था कि कोल गैस था क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस पर और बात करेंगे, अभी समझना थोड़ा है। हाइड्रोजन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, और जलवाष्प हो सकती है। आपने देखा होगा जो मसाले वगैरह जलती हैं, आप जो हॉलीवुड की मूवी वगैरह है उनमें पुरानी मूवी देखो, पुरानी फिल्में देखो, तो उनमें आपको समझ में आएगा कि मसाले जगा करते थे। या आप KGF, जो KGF अपने यहाँ, उसमें देखो मसाले जगती थी। उन मसालों में कहीं ना कहीं कोल गैस का प्रयोग किया जाता था। तो सबसे पहले 1918 में लंदन की गलियों में जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी उसमें कोल गैस का प्रयोग किया गया। कोल गैस एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में थोड़ा कठिनाई होती है, क्योंकि कोल गैस का प्रयोग किसी भी संयंत्र वगैरह में जो इंडस्ट्री होती है उनमें वहीं किया जाता है जहां इनकी खदानें हैं। जैसे इनकी खदान, जैसे अगर झारखंड में है तो झारखंड में जितनी स्टील फैक्ट्री है उनमें कहीं ना कहीं उत्पादन कोल गैस से किया जाता है। क्योंकि इनको एक थोड़ी दूरी तक आप ले जा सकते हो, जहां पर कोल गैस उत्पन्न की जा रही है उन्हीं के आसपास इस संयंत्रों की स्थापना करो, इन इंडस्ट्री की स्थापना करो। अगर आप इन इंडस्ट्री की स्थापना वहीं कर देते तो आराम से पाइप की मदद से प्रयोग कर सकते हो। इनको ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये ज्वलनशील होती है। तो कोल गैस उत्सर्जित कैसे की जाती है? मैंने आपको बताया था कि कोल गैस उत्सर्जित करने के लिए जो कोयले की खदानें होती है, वहाँ एक टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है वायु के अनुपस्थित में। अगर ये वायु के संपर्क में आ जाएंगे तुरंत आग उत्पन्न कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मैं कोल गैस भी देखा। कोल गैस का सबसे पहले जो इतिहास था वो था लंदन से शुरू हुआ, स्ट्रीट लाइट्स के रूप में लंदन में प्रयोग किया गया। आगे हम इन सभी पर बात करते चलेंगे, हम पेट्रोल डीजल जो भी है उन सब पर बात करते चलेंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आती है तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए बनाए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इसके अलावा जिन क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, जिनमें टॉपिक आते हैं, जैसे क्लास 8 के जो बच्चे हैं उनमें ईंधन है, तो ईंधन को आप एक बार पढ़ें। इतना ज़्यादा ईंधन हो जाएगा कि आप आराम से इसको पढ़ने के बाद 2, 4, 5 पेज तो कहीं भी लिख सकते हैं, किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।